Hello students, today we are gonna start with the chapter of returns, income tax returns। तो इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं उस पर मैं लेक्चर देने जा रहा हूं और ये मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा बिकॉज एज ए स्टूडेंट एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या क्या ये फॉर्म्स हैं, कैसे ये फाइलिंग करनी है। सो आई एम गोना शेयर इन डिटेल फॉर यू एंड इट्स relevant for your practical life and the moment you're gonna go into articleship। जैसे आप ग्रुप क्लियर करते हैं आर्टिकलशिप में जाएंगे तो स्वाभाविक है आपका सीए बड़ा उम्मीद करेगा कि शायद ये काम आपका आता हो, जो कि नॉर्मली बच्चों को नहीं आता। लेकिन ये लेक्चर आप देख लीजिए, ढंग से लिख लीजिए और ये आपको बहुत यूटिलिटी देगा। सो लेट्स स्टार्ट विद, यू कैन राइट विद मी। सो चैप्टर नंबर आज हम 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं रिटर्न्स के ऊपर। और रिटर्न्स का मतलब बड़ा क्लियर है, इनकम टैक्स रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ इनकम की हम बात कर रहे हैं, आईटीआर। सो चैप्टर नंबर 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और ये चैप्टर आता है सेक्शन 139 से 158। तो इतने सेक्शन देख के थोड़ी घबराहट भी होती है। तो मैं जो मेन पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है इस चैप्टर में से देखिए वो ये है कि सारे सेक्शंस हमारे कोर्स में नहीं है, बाकी थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकल नॉलेज मैं देने जा रहा हूँ एंड एग्जाम में लेके चलिए कि 4 से 5 नंबर के करीब जरूर आ जाता है कम से कम। तो ये नॉट एंटायरली इन कोर्स। तो जो आज का लेक्चर है वो सिर्फ हम प्रैक्टिकल लेवल तक मेनली लेके चलेंगे। तो लेट्स हैव द मीनिंग प्लीज। सो इनकम टैक्स रिटर्न क्या चीज है ये? तो मैं अगर इसका मीनिंग दूं तो आई विल से आईटीआर क्या है? डेक्लरेशन है। आप डिक्लेयर करते हैं ये मेरी इनकम है, ये मेरा टैक्स है। सो आई कॉल इट डेक्लरेशन, सेल्फ डेक्लरेशन। तो ये डेक्लरेशन किस चीज की है भाई? आपकी इनकम एंड टैक्स। इसलिए हम इस डेक्लरेशन को यूं कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ही क्या हो गया? खुद आपने ही अपनी इनकम एंड टैक्स कंप्यूट करके रिटर्न फाइल करी है। तो आप कौन होगे जो फाइल करेगा? ऑब्वियसली डे 1 से हम यही वर्ड देख रहे हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में असेसी, वो आप जानते हो 7 प्रकार के। तो फाइल्ड बाय असेसी। तो अब जब फाइलिंग आप करेंगे किसको फाइल करोगे? तो आप फाइल करते हैं टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो बच्चों पहले भी मैंने आपको इनकम टैक्स की साइट बताई थी, incometaxindia.gov.in। लेकिन इनकम टैक्स की 2 वेबसाइट है, तो फाइलिंग के लिए अलग है। तो जब आप फाइलिंग करते हैं तो आप इसे अपलोड करते हैं ऑन इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग। सो जो मेन शब्द है दैट इज ई फाइलिंग .gov.in। जैसे तुरंत मैं आपको यहां ई फाइलिंग वाली साइट खोल के अगर दिखाऊं तो देखिए आपको बिल्कुल टॉप पे ई नजर आ रहा है, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in। उसका होम पेज आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिए। एंड एग्जैक्टली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड फॉर्म्स। तो आई एम गोना शेयर विद यू। तो यहां आप अपलोड करेंगे। अब अपलोड आप कैसे करेंगे? अच्छा, दूसरी चीज कह दूं, जब आप लोग इसे अपलोड करते हैं, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो हम सोचते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मींस ऑफिसर खुद कर रहे होंगे। ये प्रोसेसिंग होती है बाय सॉफ्टवेयर, नॉट मैनुअल।
मतलब आपकी आईटीआर सही है, गलत है, एक्स है, वाई है, जेड है, वो चेक कौन कर रहा है? भाई साहब सॉफ्टवेयर कर रहा है। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आता है ये फॉर्म ऐसे क्यों है। क्योंकि सॉफ्टवेयर को हर चीज क्या चाहिए? प्रिसाइज चाहिए, तरीके से चाहिए, जेंटल वे में चाहिए, राइट। वो कोई प्रिजम्पशंस अपने आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेगा, सब कुछ उसके अंदर फीड करके दिया गया है। तो इसके लिए जब आप फाइलिंग करेंगे, नेचुरल है कुछ क्या होंगे? प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स होंगे। तो अभी मैं आपको साइट पे दिखा देता हूं। ये आपको फॉर्म्स जो हैं 7 फॉर्म नजर आएंगे, बट मैं इसे अलग से एक चीज ऐड करके बता रहा हूं कि 8 हो जाएंगे। बेसिकली 7 है, ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्म्स जो हैं ये 7 इन नंबर ही हैं, लेकिन एक और है तो टोटल 8 क्यों कह सकते हैं आप, इस प्रकार से। और एक नॉलेज की बात ये भी आती है, जो फॉर्म्स होते हैं ये चेंज्ड जनरली ईच ईयर। ये फॉर्म्स बदलते रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड ऑन होती रहती हैं। सर इसका रीजन क्या है? तो रीजन आप सारे जानते हैं, आपको लॉजिक मैंने पहले भी बताया था। वो ये है कि हर साल पार्लियामेंट में क्या पेश होता है? फाइनेंस बिल, फिर वो बनता है फाइनेंस एक्ट, वो बजट में आप जानते ही हैं, सब कुछ बता रखा आपको, राइट। तो हर साल जब नई प्रोविजंस बनती हैं, नया इनकम कंपटीशन, नई हर तरह की चीज़ों में बदलाव है, तो विद द इकॉनमी, विद द सिचुएशन, हमें फॉर्म्स में भी बदलाव करने पड़ते हैं। तो ये रीज़न है फॉर्म्स का। आइए अब हम आपके सामने फॉर्म्स के बारे में जिक्र करते हैं। एज आई सेड 7 हैं, तो चलिए फिर से साइड पे जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड फॉर्म्स। ये किया मैंने इसको क्लिक। तो जैसे ही हमने इसे क्लिक किया तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आपको 7 फॉर्म नजर आ रहे हैं। 7 फॉर्म्स आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं, राइट। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, फिर आईटीआर आप देख रहे हैं। और यहां एक ऊपर चीज और देखिएगा, ये जो सेकंड ये आ, आपको ये बताया गया है, आफ्टर लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल टैक्स पेयर कैन सेलेक्ट द आईटीआर और फॉर्म प्रिपेयर एंड सबमिट इट। एंड ऑफलाइन में क्या कह रहा है? टैक्स पेयर कैन डाउनलोड द जावा यूटिलिटी और एक्सेल यूटिलिटी, प्रिपेयर द एक्सएमएल, लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल एंड सबमिट इट। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऑनलाइन डायरेक्टली भी फाइलिंग कर सकते हैं, और ऑफलाइन एक यूटिलिटी से आप क्या कीजिए, फॉर्म भरिए और उसके बाद अपलोड कर दीजिए। तो नॉर्मली जो है वो ऑफलाइन ही पहले तैयार करके फिर अपलोड किए जाते हैं, बिकॉज आप ये स्ट्रेट वे यहाँ 2 कॉलम देख रहे होंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ऑफलाइन सारे हैं। बेसिकली कोई भी प्रोफेशनल है वो पहले अपने उस यूटिलिटी या सॉफ्टवेयर में उसको प्रिपेयर करता है, देन अपलोड करता है। अदरवाइज आप देख रहे हैं स्ट्रेट वे ऑनलाइन भी यहाँ बताए गए हैं 2 फॉर्म, ITR 1 आप देख रहे हैं और ITR 4, उनकी सीधी स्ट्रेट वे ऑनलाइन पे जाके एग्जैक्टली साइट पे जाके आप उसे फिल कर सकते हैं। बट बेसिकली मैंने मोड बता दिया कि आप उसे पहले अपना तैयार करते हैं, देन यू अपलोड इट। तो आइए एक एक फॉर्म की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ITR 1 मैंने खोला, और महत्वपूर्ण यह चीज देखिएगा, जैसे हमने ITR 1 खोला उसका नाम देखिए, ये देखिए लिखा है फॉर्म ITR 1 और सहज नाम दिया है साथ में। सहज का मतलब क्या हो गया? इजी वे में, बहुत ही आराम से, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। तो इसलिए ITR सिर्फ 1 जो है 2 पेज का है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड यहां देख पाए तो 1 ऑफ 2 ये दिख रहा हो अगर आपको टॉप पे, 1 ऑफ 2 इसका मतलब है भाई पहला पेज है आउट ऑफ टोटल 2 पेजेस। तो इतना इजी है ये। और ये देख रहे हैं लिखा है इनकम टैक्स, इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न, और किसके लिए है? अगर आप यहाँ देखिए थोड़ा छोटा लिखा है, फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग रेजिडेंट। तो ये फॉर्म इंडिविजुअल के लिए है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा इसको, चलिए बड़ा करके इसको दिखा देता हूं। तो देखिए क्या लिखा है, फॉर इंडिविजुअल्स। तो ये फॉर्म सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। और कौन सा इंडिविजुअल? रेजिडेंट। अब रेजिडेंट आपको याद हो हम पढ़ा करते थे ऑर्डिनरली, नॉट ऑर्डिनरली, तो बड़ा क्लियरली लिखा है अदर देन। ध्यान से शब्दों को देखिएगा, शब्द क्या लिखे हैं?
अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसका मतलब हो गया सिंपल भाषा में ये फॉर्म ओआर के लिए है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए है। तो इंडिविजुअल, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और आगे आप देखते हैं तो चीज लिखी है हैविंग टोटल इनकम। तो एक कंडीशन भी आ गई कि ज्यादा से ज्यादा इनकम कितनी हो, 50 लाख। तो डैट मीन्स अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, सॉरी, ये फॉर्म आपके लिए नहीं रहेगा। और अगेन इनकम के 5 हेड हैं। तो आईटीआर 1 में कौन से हेड ऑफ इनकम हो सकती है, बड़ा क्लियरली बताया गया है, सैलरीज हेड हो सकता है इनकम, और हाउस प्रॉपर्टी की सिर्फ एक प्रॉपर्टी। तो एक से ज्यादा आईटीआर 1 नहीं आएगा। तीसरा आप देख रहे हैं अदर सोर्सेस। दैट मीन्स मेन कौन सा हेड हमने मिस मार दिया, हमने मेन हेड जो मिस किया यहाँ पे, दैट इज पीजीबीपी। आप बिजनेस एसएससी नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, तो दैट मीन्स सहज का लॉजिक निकालिए। एक आम आदमी नौकरी करता है, एक आम आदमी एक घर होता है। अदर सोर्सेज की क्यों बात हुई, बैंक में पैसे पड़े होते हैं, साहब ब्याज आता है, और टोटल इनकम 50 लाख तक, तो उसके लिए ये फॉर्म है। लेकिन आप नहीं होने चाहिए, कहता है नॉट फॉर इंडिविजुअल हु इज इधर डायरेक्टर। डायरेक्टर बड़े लोग होते हैं और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। साथ के साथ आप पढ़ते जाएं तो ये लिखा है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो अनलिस्टेड है तो पता नहीं बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, राइट। तो वहां मैनिपुलेशन हो सकती हैं। डायरेक्टर हो, कहने को कह रहे हो इनकम है 20 लाख, तो हमें संदेह है आपके ऊपर, तो हम आईटीआर 1 आपके लिए नहीं रखेंगे। और बाकी आप देख रहे हैं आपका असेसमेंट ईयर बच्चों नवंबर के एग्जाम में 2020-21 है, तो ऑब्वियसली उसी के हिसाब से ये आईटीआर फॉर्म्स की मैं आपके आगे बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसके बाद आप अगर देखें, जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे एक पर्सनल इंफॉर्मेशन जरूर देनी पड़ती है, जिसे हम कहेंगे आपकी जर्नल इंफॉर्मेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पार्ट ए में क्लियरली लिखा है जर्नल इंफॉर्मेशन, राइट। आपकी पर्सनल बातें, लगभग 7 चीजें हैं ये। तो देखिए आपका पैन नंबर, तो सबसे पहले जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, रिटर्न फाइल करनी है, पैन नंबर लेना पड़ता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो सारी हम बात करेंगे। तो एक पॉइंट हो गया। नंबर 2 आपका मोबाइल नंबर, 3 आपका नाम, नंबर 4 आपका डेट ऑफ बर्थ, नंबर 5 आपका ईमेल आईडी। एंड आगे बढ़ें तो आधार नंबर आपका, तो ये हो गया नंबर 6 आधार, राइट। और 7वां अगर आप देखें तो आपका एड्रेस, देख रहे हैं ये एड्रेस आपका। तो ये 7 जनरल इंफॉर्मेशन आपको फाइल करनी पड़ती हैं। तो एक बार मैं आपके ये नोट्स बनवा देता हूँ साथ के साथ। तो देखिए जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपके आईटीआर के 8 फॉर्म्स हैं। तो हम एक चार्ट सा बना लेते हैं कि थोड़ा सा आपके लिए इजी हो सके। तो यहाँ पे बच्चों एक चार्ट बनाने जा रहे हैं, तो जिसके अंदर लगभग कह लीजिए मैं 6 कॉलम के करीब इस्तेमाल करूँगा। तो आप मेरे साथ बना सकते हैं। तो पहला जो फॉर्म आता है दैट इज आईटीआर 1 था, तो एक हो गया फॉर्म। नंबर 2 हो गया कौन सा एसएससी, जैसे आपने आईटीआर 1 में देखा एसएससी कौन था, इंडिविजुअल था। देन आपने देखा इनकम कौन से हेड्स की थी, तो यहाँ हमें नजर आई थी 3 हेड की, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेड्स ऑफ इनकम, राइट। देन तो एज आई सेड लगभग 6 कॉलम, 5 या 6, चलिए मैंने भी थोड़ी जगह कम रख ली, तो चलिए ये बने 4 कॉलम। और क्योंकि मैंने थोड़ी सी जगह कम रख ली, तो मैं यहाँ जस्ट यहाँ लिख देता हूँ एक पेजेस कितने लगभग लगेंगे, तो मैं मेरी तरफ से 5 बना रहा हूँ, राइट। तो अभी आपने देखा जो पहला हमारा फॉर्म था, तो उसका नाम क्या था बच्चों, डैट वॉज ITR 1 नाम था। साथ में क्या वर्ड था, सहज, इजी वे में, क्योंकि आपने देखा सिर्फ एंड सिर्फ उसके कितने पेजेस हैं, 2 पेजेस हैं। अब एसएससी कौन से थे आप याद कीजिए। तो मेन जो था, मेन क्या, एक ही बात है, एक ही चीज़ थी, इंडिविजुअल। लेकिन इंडिविजुअल में कौन सा इंडिविजुअल, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। ये इंडिविजुअल था OR। OR स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरली रेजिडेंट, राइट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। साथ में थोड़ा और डिटेल लिख दें आप, क्या नहीं होने चाहिए, नॉट
तो बच्चों हमने क्लियरली पढ़ा इंडिविजुअल के लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, वो नॉट डायरेक्टर, डायरेक्टर ना हो, या फिर उसके पास क्या ना हो, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स ना हो। तो आप ये फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने हेड्स ऑफ इनकम में देखा, हमने 3 हेड यहां देखे थे कि आपके पास हो सकती है सैलरी हेड से इनकम, और हाउस प्रॉपर्टी में जबरदस्त पॉइंट ये था, हाउस प्रॉपर्टी हो तो सिर्फ एक, वन हाउस प्रॉपर्टी, एंड तीसरा अदर सोर्सेज। तो कंडीशन जो आप देख रहे थे बेसिकली, वो कंडीशन किससे रिलेटेड थी, वो एक लिमिट थी ऑब्वियसली, किसके ऊपर थी, इनकम के ऊपर, कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई, टोटल इनकम कितनी हो सकती है। तो ये थी लिमिट ऑन टोटल इनकम, दैट वाज ज़्यादा से ज़्यादा अप टू 50 लाख रुपए की इनकम आपकी हो सकती है। तो आप ITR 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम ITR 1 पढ़ रहे थे तो हमने उसी में एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये भी सीखी कि जब आप ITR फाइल करते हैं तो उसके अंदर आपको अपनी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है। और ये इंफॉर्मेशन हमने देखा कि हमें नजर आए थे 7 कॉलम्स, इफ यू कैन रिकॉल। सबसे पहले आपका कह लीजिए पैन नंबर आ गया, आपका मोबाइल आ गया, आपका नाम आ गया, नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ आ गया, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका एड्रेस आ गया, एड्रेस के साथ आपका ईमेल आईडी आ गया, एंड लास्ट में आपका आधार नंबर, राइट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आ गया, UID, राइट। तो ये भी हमने एक चीज़ सीखी। तो इसलिए क्योंकि मैं इस तरह से आपके लिए नोट्स बना देता हूँ कि आपको याद रहे कि जब आप रिटर्न फाइल करें तो एक तरह से हम कुछ स्टेप्स वाइज नोट्स बना देंगे कि इन इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे अगर मैं कहूँ आप ITR फाइल करने जा रहे हैं, तो अभी आपने देखा ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हमें 3 हेड की इनकम हमें चाहिए, तभी ITR बन जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला आप स्टेप क्या करें, फर्स्टली सबसे पहले कलेक्ट ऑल रेलिवेंट डाटा। तो जो जो चीज़ें हमें रेलिवेंट हैं वो रेलिवेंट डाटा कलेक्ट कर लें। ऑब्वियसली वो रेलिवेंट डाटा दोनों चीज़ों से रिलेटेड हो गया, जो व्यक्ति है उसकी जर्नल इंफॉर्मेशन भी, एंड स्वाभाविक है उसकी इनकम के बारे में, और उसकी कुछ टैक्स की डिटेल्स, नेचुरल है कोई एडवांस टैक्स दे चुका हो, या TDS वगैरह टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वगैरह कटा हो, तो सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो सबसे पहला तो यही स्टेप आता है। एंड सेकेंड आप स्टेप देखिए, तो हमने अभी क्या देखा, कौन सा फॉर्म इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, डिटरमिन एप्लीकेबल फॉर्म। तो यही फॉर्म हम देख रहे थे, साथ हैं और पहला आप पढ़ रहे थे, राइट। तो आइए फिर दोबारा से चलते हैं, हम अपने ITR 1 पे ही चलते हैं बच्चों। तो ये था हमारा ITR 1, और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूँ, राइट हैंड साइड अगर आप देख पा रहे हो तो आपके यहाँ देखिए लिखा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आपने बताना है, राइट। और रिटर्न्स में हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि कई बार क्या होता है कि कहाँ गया भाई, चलिए आगे ये वर्ड आ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा था। लेकिन उससे पहले देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ नज़र आएगी, वो ये है, ध्यान से देखिएगा। ये पूछ रहा है कहीं आपने बैंक में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा रुपए तो नहीं रख दिए। ये आपसे पूछ रहा है कहीं आप बाहर घूमने गए हो, फॉरेन ट्रैवल, कहीं खर्चा 2 लाख से ज़्यादा तो नहीं हुआ। देन पूछ रहा है कहीं बिजली का खर्चा 1 लाख से ज़्यादा का तो नहीं है, बिजली एक्सपेंडिचर, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चीज़ें सर ऐसा क्यों लिखी हैं, तो हम थ्योरेटिकल भी जब पढ़ेंगे बहुत रेलिवेंट है, आपको और अच्छा कनेक्ट होगा। बट हाँ ये भी चीज़ें हैं। और आगे आप नीचे देख रहे हैं कि सबसे पहले बताया गया है आपका ग्रोस टोटल इनकम में, आप देखिए सबसे पहले सैलरी हेड की बात हो रही है, और देखिए 17 1 लिखा है ए पॉइंट में।
तो 17(1) आप समझ गए, डेफिनेशन ऑफ सैलरी उसी के अंदर सब कुछ था। 17(2) पर्क्स आपके आ गए। 17(3) प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी जो पढ़ के आए हो। देन जब हम अलाउंसेस पढ़ा करते थे, आपको याद होगा सेक्शन 10 की कुछ एग्जाम्पशन भी हो जाती थी, जैसे HRA है, अंडर सेक्शन 10(13)A में एग्जाम्पशन था, या स्पेशल अलाउंसेस में सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 था। नेट सैलरी आ गई, वही डिडक्शन 16 वाली, 16(1)A स्टैंडर्ड 50,000, 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के वो 5,000 वाली लिमिट वाली, 16(3) प्रोफेशनल टैक्स 100% जो मिला करती थी। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉपिक, अगर आप लेके चलेंगे इन फॉर्म्स को और आप आराम से देखिए, आप खुद डाउनलोड कर लीजिए, या बच्चों आप मेरे से मांग लीजिएगा, I'll सेंड यू द PDF फाइल। लेकिन आप जब इसे पढ़ें, एक पॉइंट को ढंग से पढ़ें, आपने लगभग, अब देखिए हम आखिरी पड़ाव में हैं इनकम टैक्स के, बिल्कुल लास्ट में है, लास्ट लेक्चर में, तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप इन्हें जब भी कोई चीज़ पढ़ें, हाँ ये मैंने कहाँ पढ़ी थी, क्या लिमिट थी, उसको रिवाइज के रूप में लेके चलें। देन आप देख रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात आ गई है। तो हाउस प्रॉपर्टी में देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है, लेट आउट या डीम लेट आउट हम पढ़ के आए थे। तो आपको याद होगा कि हम उसमें सबसे पहले निकाला करते थे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्रॉस रेंट रिसिप्ट, उसका मतलब भी GAV है। देन वो माइनस क्या करते थे, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर, 100% लेस होता था, फिर आ जाता था NAV, उसके ऊपर 30% की आपको क्या मिल जाती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A में, एंड 24B में आपको क्या मिलता था, इंटरेस्ट ऑन लोन की वही डिडक्शन, राइट। तो सब कुछ वही है। अदर सोर्सेज हेड में गए तो आपको याद है मेन इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन अदर सोर्सेज में 57 में क्या मिल जाती थी, जो भी इनकम आपने अर्न की है जो टैक्सेबल अदर सोर्सेज में, उसकी डिडक्शन मिल जाया करती थी, यही लिखा है, बस ये सारा ऐड कर दिया। हाँ, एक बड़ी खूबसूरत चीज़ यहाँ बताई है, नोट, टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस प्लीज रेफर ITR 2। तो दैट मीन्स अगर आपका लॉस है उसको आपने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ITR 1 उसके लिए नहीं है, तभी नाम था सहज। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है जो हमें याद रखना चाहिए, राइट। देन आप देखते हैं कि डिडक्शंस आपको माइनस होती हैं, राइट। तो डिडक्शन चैप्टर 6A वाली, तो देखिए उसी के बारे में यहाँ सारी की सारी, वो सारे के सारे सेक्शन आपको पढ़ा रखे हैं। तो एक एक देखिए, आप रिटर्न के साथ देखिए, खुद ब खुद रिवाइज कीजिए, क्योंकि मैं उसमें चला गया तो फिर तो रिविजन हो जाएगी, राइट। एंड देन ये सारा टैक्स के बारे में आ गया कि भाई जो भी आपका टैक्स बनता है, रिबेट बनता है 87C में, वो 87A में 12,500 वाला। देन ये इंटरेस्ट है, ये हम पढ़ेंगे अगर टाइम पे हमने रिटर्न नहीं फाइल करी, और राइट, तो टाइम पे फाइल ना करें तो फीस भी लगती है 234F में। तो ये सब कुछ भी गुना इसी के अंदर इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये बैंक का डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स ऑब्वियसली, और क्योंकि कई बार आपने ज़्यादा अगर टैक्स पहले से ही दे दिया हो, एडवांस टैक्स या TDS, तो आपको रिफंड भी आता है, तो उस बैंक में आपका रिफंड भी आ जाएगा। तो देखिए उसने यही लिख के दिया है कि कम से कम एक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए रिफंड वगैरह के लिए, राइट। और मैं आपके सामने देखिए ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा था, सेल्फ असेसमेंट, खुद ही आप अपना टैक्स इनकम कंप्यूट करेंगे, टैक्स बताएंगे, राइट। तो इसके बाद ये वही डिडक्शंस की डिटेल है। एंड देन देखिए आप यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं आए अपनी डिटेल्स, जो भी है नाम ये वो, एंड आपके सिग्नेचर। तो इसमें चीज़ क्या है कि जहाँ तक हम साइन वगैरह की बात करें, तो ऐसा जो सिग्नेचर अगर कई कई जगह कंपलसरी है कि आपको DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होता है, टोकन जिसके द्वारा आपको साइन करने होते हैं, उस ढंग से होगा, या हम इसको बाद में, अभी मैं फॉर्म जो बता रहा था आपको कि 7+1, तो 7+1 का बहुत बड़ा लॉजिक था यहाँ पे। तो I'll बी कमिंग टू डैट, जो ये वर्ड यहाँ लिखे हैं। देन एक नीचे आप थ्योरेटिकल भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि आप हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं थ्रू TRP, स्टैंड्स फॉर टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। तो ये क्या होता है, इसके द्वारा अगर भरवाई गई है तो उसके बारे में थोड़ा आपसे पूछा गया है, सो विल बी कमिंग टू दैट पार्ट ऑल्सो। तो इसके बाद जो हम देख रहे थे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम पढ़ आए थे बच्चों, वो ये भी था कि ITR 1 नहीं लगेगी अगर आपने क्या नहीं किया है, अगर आप कर रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो नाउ वी मूव टू ITR 2। अच्छा, ITR 2 की ब्यूटी ये है बच्चों, ITR 2 की वो ये है,
अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड ऑन कर दूं ITR 1 में, वो उसे भी लिख देते हैं D। अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है और वो इनकम है अप टू 5,000, क्योंकि आपको याद होगा यहाँ तक वो इंटीग्रेशन नहीं होती थी, तो वो भी एक चीज़ है। आ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉट इफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, उसके लिए नहीं है। गोइंग टू ITR 2, उसका जिक्र हम एक बार नहीं करेंगे, उसका बहुत तगड़ा रेलिवेंस है, तो हम उसका जिक्र एक बार नहीं करेंगे। हम मूव करते हैं इसके बाद स्ट्रेट वे ITR नंबर 3 के ऊपर बच्चों। तो ITR 3 में चलते हैं। चलिए, सो ITR 3 आपकी स्क्रीन पे है। थोड़ा सा भी हम हल्का सा फास्ट वे में जरूर चलेंगे। तो ITR 3 जब आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लिखा है, फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, तो इंडिविजुअल के साथ HUF आ गया आपकी बार। और क्या लिखा है, अगर आपकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस है, तो क्लियर है PGBP हेड वालों के लिए ITR 1 नहीं है, कौन सी लगी, ITR 3 लग गई। राइट, असेसमेंट ईयर आपके सामने है और वही जनरल इंफॉर्मेशन देखिए आपकी जो है वही सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे देखिए 47 पेजेस की ये रिटर्न है। तो यहीं से दिमाग लगा लीजिए इतने पेजेस क्यों हैं, क्योंकि PGBP हेड है और उसमें आप जानते हैं जो डिडक्शंस आती हैं सेक्शन 30 से 43B में आती हैं, वो इतनी बड़ी हैं, तो ऑब्वियसली रिटर्न का जो साइज है वो तो बढ़ेगा ही। तो ये सारी वही चीज़ें हैं। और आ, थोड़ा देखिए, ये लिखा है ऑडिट इन्फॉर्मेशन, अगर आप देखें तो आपको याद होगा 44AB हम पढ़ के आए थे टैक्स ऑडिट के ऊपर। राइट, तो उससे रिलेटेड भी आपको अपनी डिटेल्स देनी है। एंड देन बुक्स के ऊपर 44AA आपको याद हो, वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन, जब हमने फिल्म एक्टर वगैरह CA CS वकील डॉक्टर उनकी भी बात की थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमें नज़र आएंगी। तो अब देखिए यहाँ नज़र आ रहा है नेचर ऑफ बिजनेस, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेचर ऑफ बिजनेस में अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है अदर देन 44AD ADA एंड 44AE। अगर आप इन्हें रिकॉल करें तो 44AD किसके ऊपर था, ये प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर हम पढ़ा करते थे, जब आपकी टर्नओवर रिसीट्स 2 करोड़ की होती थी, इनकम मान लेते थे 8% और वाइट में है तो 6%। ADA प्रोफेशनल, अगर रिसीट्स 50 लाख हैं 50% मान लेते थे। AE ट्रक्स वाला, आप याद करो 10 ट्रक, जहां अगर 12,000 किलो से ऊपर वाला है तो हम 1,000 रुपये पर टन मान लिया करते थे पर मंथ इनकम। और अदर देन हैवी व्हीकल है तो 7,500 पर मंथ। तो इसलिए स्ट्रेट वे वही चीज़ें पूछ रहा है, कहीं प्रिजम्पटिव इनकम तो नहीं है। राइट, देन आप देख रहे हैं क्योंकि PGBP हेड है तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि वो बैलेंस शीट की सारी डिटेल्स, प्रोप्राइटर फंड्स, लोन फंड्स, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो सारी की सारी अकाउंट्स की भी चीज़ें जो है आपने पढ़ा है सारी की सारी यहाँ इस्तेमाल होंगी। देन अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो यू विल फाइंड कि उसके उनके बारे में भी यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं पार्ट ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और फिर स्वाभाविक उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट तो आएगा, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट। राइट, तो इसलिए इतना लंबा चौड़ा ये रिटर्न हो गया। और ये देखिए प्रिजम्पटिव इनकम वाले कॉलम्स आ गए। राइट, तो जौन सी भी आपकी प्रिजम्पटिव इनकम है उसकी डिटेल, जैसे ये ट्रक वाला देखिए 44AE वाला आपको यहाँ दिख रहा है, और वही 12,000 किलो देखिए एक्सीड करेगा 12 मेट्रिक टन या 7,500 पर मंथ, तो सारी वो चीज़ें हैं। देन देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी बात आ गई सारी की सारी, कौन सी स्पेसिफाइड बुक्स, ये वो जो उनसी भी एप्लीकेबल हैं आपके ऊपर। तो ये है, किसी दिन आपको लगे कि मेरे को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन आप एक फॉर्म लेके चले जाइए, पूरा का पूरा एक फॉर्म पढ़ने में हो जाएगा और आपको पूरे इनकम टैक्स की एक तरह से मैं कहूँगा रिवीजन ही मिल जाती है। एंड देन देखिए, क्योंकि हमने कहा था आप बिजनेस एसएससी हैं, तो बिजनेस एसएससी हैं वो तो एक चीज़ हो ही गई, लेकिन उसके अलावा यहाँ आप देखते हैं तो अगर आपकी कोई सैलरी इनकम हो
तो ये देखिए आपके सामने है डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, उसकी बात हो रही है, राइट। देन आप देखिए अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो ये देखिए, तो मेन है, बाकी हेड हो सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ITR 3 तभी है सिर्फ पीजीबीपी हेड की इनकम हो, मतलब पीजीबीपी है तो इसमें आओगे, बाकी हेड्स भी आपके सामने हैं। तो ये हाउस प्रॉपर्टी आ गया बच्चों। देयर आफ्टर ये बिजनेस प्रोफेशन की बात तो चलो है ही। तो ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड वो आपको याद हो, ब्लॉक ऑफ एसेट, रेट्स, वो तो सारी की सारी एक एक चीज़ें आपने यहाँ फिल करनी है। तो बच्चों हमने ITR 3 देखी, तो ITR 3 किसके लिए आई? इंडिविजुअल एंड HF के लिए, इन दोनों के लिए थी। मेन जो पॉइंट हमने देखा वो ये देखा कि ITR 3 कब आती है, अगर आप बिजनेस एसएससी हो। तो बिजनेस है तो डैट मीन्स आपके पास पीजीबीपी इनकम होनी जरूरी है, तो बिजनेस एसएससी के लिए ही ये ITR 3 है। और हमने देखा यार ये ITR 3 तो बहुत लंबी चौड़ी है, बिकॉज 47 यहाँ पे क्या थे आपके पेजेस थे। देयर आफ्टर कोई इनकम वगैरह की यहाँ कोई कंडीशन नहीं थी, राइट बेटा। सो इसके बाद नेचुरल है हम चलते हैं ITR नंबर 4 के ऊपर, ITR 4। लेट्स हैव अ लुक प्लीज, ITR 4। और ITR 4 का अगर आप नाम देखें तो देखिए ITR 4 के साथ नीचे आपको शब्द दिख रहा है सुगम। तो पहले था सहज, इजी, सुगम ये भी इजी है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें टॉप पे, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है 5 पेज की है, जबकि सहज सिर्फ 2 पेज की थी। ये किसके लिए है? तो क्लियरली लिखा है इंडिविजुअल HF फर्म 3 आ गए, लेकिन फर्म में LLP नहीं है, जो कि रेजिडेंट होना चाहिए। और टोटल इनकम की लिमिट आपको यहाँ नज़र आ रही है 50 लाख, एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें इंटरेस्टिंग जो चीज़ नज़र आ रही है ITR नंबर 4 के अंदर, वो ये नज़र आ रही है कि ये भी बिजनेस एसएससी है। तो प्रश्न है ITR 3 कब फाइल होगा और 4 कब फाइल होगा? तो ध्यान दीजिए, कहता है पहली बात तो ये इंडिविजुअल HUF एंड फर्म है, अदर देन LLP है, रेजिडेंट होने चाहिए, एंड इनकम है अप टू 50 लाख। अब देखो ITR 3 में तो लिमिट नहीं थी, तो 4 कब लगा? अगर इनकम है अप टू 50 लाख है एंड इनकम बिजनेस से है, लेकिन कौन सी इनकम? प्रिजम्पटिव इनकम। तो कई चीजें आ गई, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है ITR 3 लगेगा या 4 लगेगा। डेट मीन्स अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती, चाहे प्रिजम्पटिव होती, तो हम कहां जाते? ITR 3 में जाते। सो ये है एक इंपॉर्टेंट चीज। बाकी वही लिखा, आप डायरेक्टर या अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स नहीं होने चाहिए। 5 पेज की है, प्रिजम्पटिव इनकम आप सारे जानते हो, तो मुझे इसको ज़्यादा यहाँ डिटेल में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ITR 4, तो ITR 4 अभी देखा हमने, इंडिविजुअल है, HF है, फर्म है, लेकिन ध्यान रहे नॉट LLP, LLP नहीं है। और ये चार तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? ये तीनों के तीनों होने चाहिए रेजिडेंट, R4 रेजिडेंट। और कंडीशन क्या थी? ऑब्वियसली बिजनेस एसएससी हैं, लेकिन इनकम कौन सी हो? प्रिजम्पटिव इनकम। तो प्रिजम्पटिव इनकम पीजीबीपी हेड ही चल रहा है, और प्रिजम्पटिव इनकम है हमारे 3 सेक्शन लग गए, दैट इज 44AD, 44ADA एंड 44AE। तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 44AD हम बिजनेस कर रहे थे, वो आपकी टर्नओवर वगैरह 2 करोड़ तक की हों, और फिर हम इनकम ले लेते थे 8%, वाइट में है तो 6%। ADA में प्रोफेशनल आ गया, और इसकी वो मॉनेटरी लिमिट थी अप टू 50 लाख, और इनकम हम ले लेते थे 50%। ये आपके ट्रक्स आ गए, तो ट्रक्स में आपको मालूम हो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास हो 10 ट्रक, और वो मोर देन 12,000 मेट्रिक टन वाला हो, तो वो 1,000 रुपये पर टन था, वरना क्या था 7,500 पर मंथ वाली वो चीज़। क्लियर?
तो ये बनी ITR 4, लेकिन इसके साथ एक नाम बच्चों और था, वो नाम था इसका सुगम। और नंबर ऑफ पेजेस आपने देखे ये थे 5। बढ़ते हैं आगे। तो ITR नंबर 5, तो ITR 5 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे ITR 5, और ITR 5 को देखिए क्या लिखा है, फॉर पर्सन्स अदर देन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वर्ड हमें क्या दिख रहा है, अदर देन। आप क्या नहीं है, आप ना इंडिविजुअल है, ना HF है, ना कंपनी है। एंड पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7, ना ही ITR 7 वाले हैं। तो हैं कौन फिर आप? सर ITR 7 क्या है, उसका भी जिक्र कर देते हैं, हल्का सा बता दूं। ये चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उनके लिए है। तो बचा क्या, तो मोटा मोटा आप देखिए क्या बचा, LLP, राइट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्योंकि आपने देखा LLP के ऊपर ITR 4 सुगम नहीं लगी थी। तो आप LLP हो सकते हैं, आप लोकल अथॉरिटी हो सकते हैं, राइट। तो उनके लिए है। तो अंडरस्टूड है। फिर से जो होगा क्या, आपकी इनकम नेचुरल है, बिजनेस हेड से रिलेटेड ही मेन होगी इसमें भी। तो क्योंकि LLP हैं तो कोई ना कोई बिजनेस ही करेंगे आप। लेकिन ऐसा इन्होंने ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया कि आपके बिजनेस इनकम होनी चाहिए, बट बाय डिफॉल्ट दैट इज व्हाट अंडरस्टूड, राइट। तो अगर आप देखें यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट वगैरह दिखा रहा है। और अगर आप यहाँ पेजेस देखिए तो टॉप पे दिख रहा है 48 पेजेस की रिटर्न है। क्योंकि बिजनेस है, LLP है, तो बहुत लंबी चौड़ी बातें होंगी। सो ITR 5 में हमने देखा असेसी कौन हो गया, अदर देन। आप नहीं हैं, क्या नहीं है, ना आप इंडिविजुअल हैं, ना आप HF हैं, ना ही आप कंपनी है, एंड ना ही जिनके ऊपर ITR 7 लग रहा है। तो बाय डिफॉल्ट मोटा मोटा जैसे मैंने कहा, यहाँ आप क्या आ गए, LLP, लोकल अथॉरिटी वगैरह, ये सब ले सकते हैं आप यहाँ पे। और कोई यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया कि ये वाला हेड ऑफ इनकम हो, दिस एंड दैट, राइट। कोई कंडीशन भी ऐसा हमें यहाँ नहीं दिखती। अच्छा, यहाँ मुझसे ITR 4 लिखते समय एक चीज़ रहेगी, क्योंकि वहाँ कंडीशन थी कि आपकी इनकम जो हो, ये सेम 50 लाख वाला पॉइंट था, आपकी इनकम अप टू 50 लाख। तो वो जो कंडीशन लिमिट वाला है वो दो ही जगह है, एक ITR 1 सहज में है और एक ITR 4 सुगम। तो जिनके साथ सहज और सुगम है उनके ऊपर मॉनेटरी लिमिट है, इतना याद रख लीजिए आप। तो ये देखा आपने, बहुत लंबी चौड़ी ये रिटर्न थी 48 पेजेस की। अब आ रही है आपके सामने ITR नंबर 6। तो ITR 6 पे चलते हैं। तो 6 को अगर आप देखें तो आपको एक कंपनी के ऊपर नजर आएगी, देखिए। और क्लियरली लिखा है, फॉर कंपनीज अदर देन क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। तो सेक्शन नंबर 11 में ये चैरिटेबल कुछ कंपनीज, जैसे आप NPO सेक्शन 8 कंपनी कह देते हैं कंपनीज एक्ट में, उनको छोड़ते हुए उनके लिए है। तो कंपनीज तो देखिए सारे आप जानते हो बिजनेस करती हैं। तो इसलिए जो ITR है वो बहुत लंबा चौड़ा होगा। टॉप पे आप देख सकते हैं 58 पेजेस का है। तो 58 पेजेस हैं, नो डाउट मेन बिजनेस ही इनकम होगा, वही बैलेंस शीट, वही P&L, लंबे चौड़े ये सब, राइट। तो मैं एक एक वर्ड उसमें फिर से नहीं चाह रहा हूँ। तो आपने देखा ITR 6 जो है वो 58 पेजेस का हमें दिखा। एंड ये है किसके लिए, कंपनीज के लिए। और कंपनीज में किसको छोड़ते हुए, अदर देन अंडर सेक्शन 11। और 11 में क्या है, आप एग्जम्पशंस क्लेम कर लेते हो। क्योंकि आप चैरिटेबल वगैरह आ जाते हो तो सेक्शन 11 में उनके लिए एग्जम्पशन है, वो नहीं होने चाहिए आप। तो कोई ऐसा मॉनेटरी लिमिट नहीं है, कोई ऐसे हेड ऑफ इनकम की बात नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं ITR नंबर 7 के ऊपर। और ITR नंबर 7 में जब हम चाहते हैं तो हमें यहाँ पे 7 देखिए। तो 7 भी किसके लिए है, ये यहाँ शब्द अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ लिखा है कि अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C 4D, तो ये है आपका रिलीजियस, चैरिटेबल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इन लोगों के लिए। तो इन लोगों के लिए ITR अलग हो जाती है। और यहाँ आप देख रहे हैं 24 पेजेस हैं कि ये रिटर्न है।
और नेचुरल है, रिलीजियस, चैरिटेबल है, तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट आप रन करें। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ आपको शब्द नज़र आ रहा है, प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस, जो भी आप रन अप कर रहे हैं। और ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन नंबर 11, जैसे मैं बोल रहा था एग्जाम्पशन के लिए है, 12 में आप करवाते हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सेक्शन नंबर 13 है, तो इसलिए वो रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के कॉलम। एंड बाकी सिंपल वही ऑडिट वगैरह, दिस एंड दैट। और अब देखिए ये है सेक्शन 11, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। तो ये पूछ रहा है चैरिटेबल, रिलीजियस, कितने आपके पास पैसे थे, कितने उस काम में आपने पैसे लगा दिए हैं। तो ये 24 पेज की आपकी ये यहाँ रिटर्न जाती है। बस इतना ही बहुत है हमारे लिए जानना। तो ITR 7 आपने देखा किसके लिए है। ये है, अगर आप सेक्शन नंबर 139 4A से लेकर के अगर आप 4D तक जाते हैं, सिंपल भाषा में कह दूं तो आप देख रहे थे चैरिटेबल, रिलीजियस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के लिए, पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों के लिए है। तो ऐसा कोई नहीं कि ये हेड ऑफ इनकम हो और इतनी कोई मॉनेटरी लिमिट हो। और नंबर ऑफ पेजेस आप देख पा रहे थे, 24 पेजेस की ये रिटर्न बनती है। नाउ गाइस, अब ITR 2 हमारी अभी भी पेंडिंग पड़ी है, तो ITR 2 को अब समझिए आप। ITR 2 अब जब हम पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। कैसे समझ में आएगी, देखिएगा। ITR 2 देखिए, तो ITR 2 ऊपर टॉप पे देखिएगा किसके लिए है, फॉर इंडिविजुअल एंड HF नॉट हैविंग, अगर आपकी PGBP हेड की इनकम नहीं है। अब ध्यान से समझना, ITR 1 अभी सहज की बात की थी, वो 3 हेड ऑफ इनकम था इंडिविजुअल के लिए, सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज। देन समझना आप ITR 3 था, और ITR 3 में क्या था, बिजनेस इनकम वाला था। तो अब ये क्या कह रहा है, अच्छा दूसरा वो भी ले लीजिए, ITR 4 में जो सुगम थी वो भी बिजनेस इनकम थी, बट वो प्रिजम्पटिव थी और उसके ऊपर मॉनेटरी लिमिट भी थी 50 लाख वाली। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल एंड HF जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, तो बिजनेस इनकम नहीं है तो फिर ये कौन सी आ गई। लेकिन पहले पॉइंट में फिर समझो, ITR 1 सहज में वहां भी बिजनेस इनकम नहीं थी, लेकिन मॉनेटरी लिमिट 50 लाख थी। तो अंडरस्टूड है ये 50 लाख से ऊपर, तो इसलिए ITR 2 फॉर्म को सबसे एंड में ही हम समझ सकते हैं। और यहाँ मैं ढंग से आपको लिख के दूंगा, बात समझ में आए। ये इंडिविजुअल एंड HF के लिए है, और यहाँ पे मेन चीज आ गई, नॉट हैविंग PGBP इनकम, बिजनेस इनकम ना हो तो है आपके लिए। तो इसलिए सीखने वाला पॉइंट यहाँ क्या बनता, ITR 2 जो है, ITR जो 2 है ये एक बैलेंसिंग फिगर है। अगर आपके ऊपर बाकी ITR के फॉर्म ना लगे हों तो आप ITR 2 में हो, सिंपल सी बात इतनी है। तो इसे आप बैलेंसिंग फिगर कहें या यूं कह लीजिए एक रेजिडुअल फॉर्म हो गया ये, राइट। तो आप इसे जो भी नाम आपको ठीक लगे, तो ये है ITR 2 आपका। और ITR 2 जब आप देखते हैं बिजनेस इनकम नहीं है, ये भी एक अच्छा खासा 26 पेज का आपका फॉर्म है, राइट। और यहाँ आकर के आपके ये 7 फॉर्म कंप्लीट होते हैं। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझने वाली है, जो मैं 8वीं बात कर रहा था, वो क्या है, डेट इज ITR V, 5 नहीं है, दिस इज V। V का मतलब यहाँ क्या है, वेरिफिकेशन। सर ये समझ में नहीं आया, समझाता हूँ मैं आपको। तो देखिए, मैं इस पे आऊँ तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा था कि आप किस तरह से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो मैंने कहा पहले डाटा कलेक्ट कर लो, फिर ये देख लो कौन सा फॉर्म लगता है। अब आपने क्या करना है, प्रिपेयर
अब आप प्रिपेयर कर लीजिए अपनी ITR इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर लीजिए। और कैसे प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा था ऑफलाइन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके लिए आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर है। और राइट, तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये आपके परचेज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, आप खुद खरीद लेते हो, ताकि जिनमें फटाफट बिना टाइम वेस्ट हुए आपकी रिटर्न आप, क्योंकि मैंने कहा था सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग है, सॉफ्टवेयर नहीं करना है, तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए। और एक अच्छा सॉफ्टवेयर आज के दिन मैं एग्जांपल दूं तो ये मार्केट में चल रहा है कॉम्प्यूटेक्स नाम से। वैसे कई सॉफ्टवेयर हैं, बट दिस इज़ क्वाइट प्रेफरेबल बाय द चार्टर्ड्स जो भी प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज देर आर लॉट अदर, स्पेक्ट्रम है, देर आर लॉट मैनी, राइट। और वैसे मैंने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए हमने वर्ड कहा था यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो मैं आपको दिखा के आ चुका हूँ पहले ही। ये जावा या एक्सेल वाला जो था ऑनलाइन भरने के लिए कुछ रिटर्न्स के लिए, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट परचेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके लिए काम बड़ा आसान कर देते हैं। तो आपने जब प्रिपेयर किया इसके बाद तो होगा क्या, इसे फोर्थ पॉइंट बना लेते हैं, आफ्टर प्रेपरेशन, राइट। तो ये याद रखिए, प्रिपेयर किया तो क्या निकला, एक फाइनल कह लीजिए आउटकम आया। तो ये जो फाइनल आउटकम है, हम इसको एक नाम देंगे, एक ये फाइल तैयार हो जाती है एक सॉफ्टवेयर के मुताबिक, डैट इज .xml फाइल जो है जनरेट हो जाएगी। एंड व्हाट इज दिस .xml, तो ये आपकी एक तरह से कह लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे आपकी तैयार हो गई है। और XML का मतलब है एक्सटेंसिबल, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर जानते हो सारे के सारे एक लैंग्वेजेस हैं, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML। तो जैसे PDF फाइल होती है दिस एंड दैट, तो उसी तरह से ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फाइल आपकी तैयार हो जाएगी। तो जब ये तैयार होगी, पांचवा स्टेप आपका क्या है, नाउ अपलोड। अब आप इसे अपलोड कर दीजिए। कहाँ अपलोड कर दीजिए, नाउ अपलोड, ये आपकी XML फाइल को कहाँ अपलोड कर दें, ये मैं आपको पहले ही बताया था, ऑन ई फाइलिंग, दैट इज, समझ गए आप, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे आप इसे अपलोड कर दीजिए। और मैंने आपको ये बताया था एक साइट और भी है, तो यहाँ दो साइट्स हैं इनकम टैक्स वालों की, राइट। एक नॉर्मल आ गई इनकम टैक्स india.gov.in, और ये थी आपकी इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, राइट। तो अब आपने फाइल कर दी। अब फाइल करने के बाद यहाँ देखिए छठा स्टेप, जैसे आपने फाइल कर दी इनकम टैक्स वालों को, देयर आफ्टर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट तो आप सारे जानते हैं, रसीद कह लीजिए, सबूत कह लीजिए। देयर आफ्टर एक्नॉलेजमेंट शैल बी जनरेटेड। तो ये इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी इन ITR-V। यही बताया था बेटा मैंने आपको, इनकम टैक्स रिटर्न V फॉर वेरिफिकेशन शैल बी जनरेटेड। और एक्नॉलेजमेंट क्या हो गया, एज प्रूफ ऑफ, ये प्रूफ हो गया ऑफ फाइलिंग, और जनरेट किसने करी, बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उन्होंने जनरेट करी। लेकिन यहाँ, और V का मतलब मैंने बता दिया था आपको, फिर भी लिख देता हूँ, वेरिफिकेशन। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है स्टेप नंबर 6 में। आप सोचें कि वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ गया, हमारा काम खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं खत्म हुआ। देखिएगा, दिस स्टेप रिक्वायर्स ई वेरिफिकेशन, ई इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन। मतलब जैसे ही जनरेट हो गई, अब आपने ई वेरिफिकेशन अब आपने भी करनी है।
यूँ कह लीजिए बाय असेसी या एज ए प्रोफेशनल जब आप रिटर्न्स लोगों की फाइल करेंगे तो वहाँ से जनरेट होने के बाद ये तीसरी चीज़ होगी। पहले आपने अपलोड की, वहाँ से वेरिफिकेशन आई, फिर आपने ई वेरिफिकेशन आपको करनी है, और अगर आप नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज यूँ समझ लीजिए ये रिटर्न आपकी वैलिड नहीं है, अदरवाइज इनवैलिड रिटर्न। हाँ, अगर आपने ई वेरीफाई नहीं करना है तो या क्या करेंगे आप, और आप पोस्ट कर दें क्या, हार्ड कॉपी ऑफ रिटर्न, प्रिंट आउट निकालिए उसका हार्ड कॉपी ऑफ रिटर्न आप पोस्ट कर दें। कहाँ पोस्ट कर दें, टू CPC बैंगलोर आपको भेजनी पड़ेगी। सर व्हाट इज CPC? बेटा CPC स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, मतलब इनकम टैक्स वालों का ये पूरे देश के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर वहाँ बना हुआ है, वहाँ कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको साइट पे ले जाके दिखाऊं तो पहली बात तो ये ITR ये देख लीजिए, भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, वेट डाटा ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इन ITR 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6 बट नॉट वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली। तो तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई नहीं करेंगे तो मैं हार्ड कॉपी कह रहा था, ये वही है। प्लीज सेंड द ड्यूली साइंड प्रेफरेबल इन ब्लू इंक ITR V टू सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु, राइट, बाय ऑर्डिनरी पोस्ट और स्पीड पोस्ट। ऑल्टरनेटिवली you may e-verify the electronic transmitted return data using आधार OTP। तो आधार के साथ आपका, आप सारे जानते होंगे, पैन भी लिंक्ड होता है, आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होता है, तो एक OTP आ जाएगा, तो उससे आप ये कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिकली। तो ऑब्वियसली ई वेरिफिकेशन ही करेंगे आप क्यों हार्ड कॉपी में अपने पोस्ट के प्रिंट आउट निकालो, ये वो आप लोग क्यों करेंगे, करेक्ट। तो इतनी सी ये चीज़ थी। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, ये हम साइट पे आए, ये आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है ई वेरीफाई रिटर्न। तो बड़ा ही सिंपल सा ये प्रोसीजर है। तो क्योंकि वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आपको जनरेट हो गई थी, OTP नंबर आया, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालिए और यहाँ से आप ई वेरीफाई कर दीजिए। दैट इज़ द सिंपल प्रोसेस। तो ये थी बच्चों नॉलेज। सो इसके बाद स्वाभाविक है हम इस चैप्टर को, थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे। आई होप सो आपने मेरे साथ ये जो नॉलेज की चीज़ें हैं लिख ली होंगी। तो कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप फोटो यहाँ से क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।